हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले। मैं चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी है ना कंप्लीट कर चुकी हूँ, प्रैक्टिकल सम्स उसके सारे। ये 2 सम्स मैंने छोड़ दिए थे चैप्टर नंबर 3 के जर्नल के। तो ये है ना आज हम कवर अप, एक सम आज कवर अप करेंगे और एक है ना कल कवर अप करेंगे। तो इसके साथ ही ये जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, वो भी है ना थरोली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और 5th चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया थियोरी के साथ। तो थियोरी प्लीज आप लोग सुना कीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। और ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करूं सम का, उससे पहले है ना प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से ना सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर कर ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप अपने डाउट्स क्लियर करते रहे मेरे साथ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस जर्नलाइज करना इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस। हीरो एंटरप्राइजेस की बुक में आपको एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज है ना पास करनी है, मतलब जर्नलाइज करनी है आपको एंट्रीज। तो यहाँ पर है ना बैलेंसेस दिए हुए 1 अप्रैल 2019 बैलेंसेस दिए हुए। तो ये जो कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, राम का, रहीम का, देन स्टॉक, देन बिल्डिंग, ये सारे के सारे जो डेबिट बैलेंसेस है। तो इन डेबिट बैलेंसेस के साथ में इन डेबिट बैलेंसेस को यूज करते हुए और फिर यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं कुछ 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ जो सपना एंड रोहित एंड बैंक लोन। तो इन बैलेंसेस को यूज करते हुए हम एक जर्नल एंट्री फ्रेम करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। आपको यहाँ से जो ये सारे के सारे जो है ना डेबिट बैलेंसेस वाले, ये सारे के सारे एसेट्स इसलिए डेबिट बैलेंसेस वाले हैं तो इनको हम डेबिट में लिखते हुए और फिर बाद में ये जो क्रेडिट बैलेंसेस है उनको हम क्रेडिट में लिखते हुए टू क्रेडिटर्स टू बैंक लोन। और फिर है ना वो डिफरेंस आने वाला है यहाँ पे, जो डिफरेंस आने वाला है यहाँ पे वो है ना कैपिटल करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो किस तरीके से हमको करना है तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जर्नलाइज करने के समय पर कि कैसे है ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है ये। देन 2019 1 अप्रैल, फिर बाद में यहाँ से हमको जर्नल एंट्री 1 अप्रैल को मतलब 1 अप्रैल की यहाँ पे ऊपर के जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो जर्नल एंट्री बनने ही वाली है। उसके बाद ये नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो जो परचेस गुड्स को लेकर कि 1,50,000 का गुड्स परचेस किया प्रशांत ने फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी से एंड 10% का डिस्काउंट। तो किस तरीके से जर्नल एंट्री बनानी है हम सीखेंगे। देन सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित। तो ये सारे के सारे जो जर्नल एंट्रीज हैं ये हमें ना फ्रेम करना सीखेंगे। तो 1 बाय 1 हमें ना विथ कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशंस हैं आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर है ना किस तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो ये सारे के सारे हम डीपली करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आपके डाउट्स है ना एकदम क्लियर हो जाए, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आए सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। तो चलिए हम है ना सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, बैंक, डेटर्स, राम एंड रहीम का हम टोटल ले लेंगे, स्टॉक एंड बिल्डिंग इसको डेबिट में लिखेंगे। एंड फिर ये जो क्रेडिट बैलेंसेस है, क्रेडिटर्स स्वप्ना एंड रोहित का सम अप कर लेंगे, टोटल कर लेंगे एंड बैंक लोन इनको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होगी वो इसी पे बेस्ड होगी। तो यहाँ पर हम अप्रैल 2019 को 2019 अप्रैल 1 कैश एट बैंक के बदले हम बैंक लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट जो बैलेंस है वो 80,000। फिर उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमको टोटल करके ले लेना है। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट दैट इज टोटल किसका ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो राम का एंड रहीम का। तो राम का 20,000 प्लस रहीम का 30,000। तो इन दोनों का टोटल हम लेंगे तो 50,000 का टोटल डेटर्स हो जाएगा। उसके बाद में स्टॉक अकाउंट, इसको डेबिट में, ये डेबिट बैलेंसेस है 55,000। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट, ये भी एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है तो 1,50,000। उसके बाद क्रेडिट में हमको लिखना है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स
एंड टू बैंक लोन। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं क्रेडिटर्स के ऑलवेज। तो 20,000 प्लस यहाँ पर कितना टोटल अमाउंट दिया 30,000, तो 50,000 का क्रेडिटर्स हो गया। तो टोटल जो अमाउंट है वो हो जाएगा 50,000 क्रेडिट में। उसके बाद टू बैंक लोन अकाउंट, अमाउंट 50,000। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे हमने तो अभी तक सीखा है कि जब भी कोई आप जर्नल एंट्री बनाते हो, जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन की बनती है, तो आपका डेबिट का जो टोटल होता है, यहाँ पे देखो डेबिट का, यहाँ पे आप जब टोटल करोगे, सम अप करोगे, तो यहाँ पे टोटल करने पे आपको कितना रिसीव होता है, तो वो जरा यहाँ पे देखिए अमाउंट कितने सारे। तो जस्ट पेंसिल से आपके नॉलेज के लिए आप करके देखिए। तो 5 और यहाँ पे 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 8 कितना होता है 23। तो 3 कैरी ओवर 2, तो 2 + 1 3, तो 3,35,000 हो रहा है। तो 3,35,000 आपका डेबिट का जो टोटल हो रहा है। लेकिन क्रेडिट में आप देखोगे कि 50,000 + 50,000 1 लाख हो रहा है खाली। तो मतलब यहाँ पे जो है मिसिंग है कुछ। वो क्या मिसिंग होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इक्वेशन सिखाया था, इक्वेशंस बनाना सिखाया था, अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन आप सभी जानते हैं, बैलेंसिंग आपको फिगर, ये मैं बैलेंसिंग के लिए सर्कल कर रही हूँ। तो बैलेंसिंग जो फिगर होगा वो 2,35,000 होगा। तो ये 2,35,000 ये क्या है, इसको क्या करके आप है ना लिखोगे यहाँ पर? तो इसको एज अ कैपिटल लिखेंगे हम, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे कैपिटल शब्द कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको क्वेश्चन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम कैपिटल नहीं लिखे। हम किस बेसिस पे हम कैपिटल लिख रहे हैं? हमने इक्वेशन सीखा है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में कि भी है ना एसेट्स इज इक्वल्स टू जो है वो होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो मतलब यहाँ पे जो सारे के सारे डेबिट में हमने लिखे, तो वो सारे के सारे एसेट्स हो गए। एसेट्स के यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं उनको, राइट? तो वो एसेट्स हो गए। एंड जो क्रेडिट में जो बैंक लोन है, क्रेडिटर्स, वो लायबिलिटीज हो गई। तो बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो कैपिटल होगा, इसीलिए यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर कैपिटल लिखना है। तो ये आप लोगों के लिए इस वाली जर्नलाइज एंट्री क्वेश्चन नंबर 9 में ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है। तो यहाँ पे हम नरेशन में फिर हमको लिखना है बिंग, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? बिंग ओपनिंग बैलेंसेस। आपको लिखना है कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस जो है उनको आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंसेस को आपने यहाँ पर लिखा है। तो ये क्योंकि ये यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस करके दिया था ना, तो इनको हमको लिखना है बिंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। बिंग ओपनिंग balances of assets and liabilities brought forward and the difference recorded as capital। क्योंकि ये डिफरेंस है ना 3,35,000 माइनस आपने 1 लाख करने पे 2,35,000 का आपको कैपिटल। अभी नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन वो है कि भाई यहाँ पर बोला कि 1 तारीख को अप्रैल 1 को परचेज गुड्स वर्थ ₹1,50,000 का गुड्स परचेज किया प्रशांत से, लेस 10% टीडी। तो यहाँ पे 10% टीडी कैलकुलेट करना है हम लोगों को 1,50,000 पे। तो जो जर्नल एंट्री आएगी वो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी। तो यहाँ पर पहले ट्रांजेक्शन को हम सेपरेट कर देते हैं। फिर 1 तारीख को 1 अप्रैल की बात है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को परचेसेस अकाउंट डेबिट
टू प्रशांत। अब ये कैसे पता चलता है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? अरे भाई यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन वर्ड भी यूज नहीं हुआ और उसके साथ साथ है ना वर्थ ₹1,50,000, राइट। तो यहाँ पर आपको है ना प्रशांत को मतलब है ना प्रशांत से हमने उधार में खरीदा है, प्रशांत एंड कंपनी से उधार में खरीदा है हीरो एंटरप्राइजेस ने। ये हीरो एंटरप्राइजेस की जर्नल एंट्रीज हम लिख रहे हैं। तो अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा। अमाउंट आप जब कैलकुलेट करोगे 1,50,000 मतलब आपका नेट परचेसेस इज इक्वल्स टू, नेट परचेसेस जो होगा आपका इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे 1,50,000 माइनस 10% ऑफ 1,50,000। ये अलग तरीके से मैंने बता दिया ना आज आपको। 1,50,000 माइनस 10% ऑफ 1,50,000 विल बी द नेट परचेसेस। तो यहाँ पर 1,50,000 एंड 10% कितना होता है 1,50,000 का? तो दैट इज 15,000। तो माइनस 15,000 तो टोटल नेट परचेसेस 1,35,000 का हुआ। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना 1,35,000 रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम जो अमाउंट लिखेंगे वो 1,35,000 लिखेंगे, 1,35,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? तो बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी एट द रेट ऑफ 10% TD। और ट्रेड डिस्काउंट को, जैसे कि अब तक आप लोग को हैबिट हो गई कि भाई ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब जब जर्नल एंट्री वगैरह लिखते हैं तो उस वक्त हम TD को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, कैश डिस्काउंट होता है वो रिकॉर्ड होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है वो 4 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा को, अमित शर्मा को सेल किया ₹70,000 का गुड्स सेल किया। तो टू मिस्टर अमित शर्मा यहाँ पे ₹70,000 का, और यहाँ पे ऑन क्रेडिट वर्ड है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अमित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके हमको लिखना है एंड 10% का TD भी कैलकुलेट करना है। 10% TD मतलब 70,000 पे 10% मतलब 7,000। मैं तो डायरेक्ट कर लूंगी, मैं आप लोगों के लिए वर्किंग नोट आप लोगों को जस्ट दिखाती हूँ। कल को ऐसा नहीं मैं ये कहाँ से आया, इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप जब है ना वीडियो देख रहे हो, जब भी अटेंड कर रहे हो, उसी समय पर आपको पता चल जाए कि भाई कहाँ से अमाउंट आया, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़े मेरे रिप्लाई की। तो 4 तारीख को हम लिखेंगे अमित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे मैंने आपसे कहा नेट सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से नेट सेल्स अभी ये 4 तारीख का ट्रांजेक्शन था, ये 4 तारीख का ट्रांजेक्शन है, ये परचेसेस वाला फर्स्ट का था। तो 4 तारीख को नेट सेल्स इज इक्वल्स टू जो है वो 70,000 माइनस 10% TD, 10% TD ऑन 70,000। तो 17,000 पे ही होगा नहीं क्योंकि ये लिस्ट प्राइस है 70,000। तो 70,000 माइनस 7,000 क्योंकि 10% कितना होता है 70,000 का 7,000 होता है, माइनस 7,000 करेंगे तो 63,000। तो ये जो 63,000 है ये हमको लिखना है, नेट सेल्स रिकॉर्ड करना है। तो अमित शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 63,000। नरेशन में यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड टू अमित शर्मा at 10% trade discount TD
एंड ट्रांजेक्शन को हम सेपरेट कर देंगे। उसके लिए हमको पर्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ कर लेना है। नाउ 9 तारीख को देखो क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में रोकड़ा में परचेसिंग की, तो परचेसेस टू कैश होगा, ये तो बात कंफर्म है। लेकिन आगे देखो क्या बोला, एट द रेट ऑफ 20% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। तो अमाउंट जब एनईएफटी से पे हुआ इसका मतलब बैंक ट्रांजेक्शन हुआ। भले रोकड़ा मतलब ऐसा नहीं कि कैश ही, तो बैंक के में से पैसा चला गया, बैंक से पैसा, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे ये है ना फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये किसमें, यहाँ पर परचेस किया है, तो ये जीएसटी भी इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी हमको, वो भी ऐड करनी पड़ेगी। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, और फिर जीएसटी के लिए इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी करेंगे हम। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में हम पहले है ना कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट कर लेते हैं क्विकली, ताकि अमाउंट हम फिर फटाफट लिख लें। तो 9 तारीख को 28% जीएसटी ऑन 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ पे जीएसटी 28% कितनी होगी, 28% कैलकुलेट करनी है। तो कितना होने वाला है, तो यहाँ पर 22 लाख मल्टीप्लाई बाय 28/100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 56,000। जीएसटी कितनी हुई, 56,000 की। अब आप सभी जानते हैं कि आधा जाएगा एसजीएसटी को, जो कि आप इनपुट एसजीएसटी लिखोगे, इनपुट एसजीएसटी, एंड हाफ विल गो टू इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 56,000, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय 56,000। तो यहाँ पर जो आएगा वो 28,000 हो जाएगा। देखिए ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ पे 1 लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16, तो 28,000। तो यहाँ पर अभी 9 तारीख को इमीडिएटली, ताकि कैलकुलेशन करके रखा है तो अमाउंट भी फटाफट हम लिख सकते हैं, राइट, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 तारीख को परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस हुआ 2 लाख का, उसके पीछे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, क्योंकि परचेस के लिए इनपुट, और डेबिट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया ना, परचेसेस क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा, परचेस करेंगे तो खर्चा लगेगा, राइट। एंड इनपुट सीजीएसटी भी फिर क्या हो गया, ये भी एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे परचेसिंग किसने की, हीरो एंटरप्राइज ने, तो उनको देना पड़ेगा ये टैक्स 28,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 28,000 देना पड़ेगा इनको, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड 2 यहाँ पर हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि एनईएफटी मतलब बैंक में से डिडक्ट हो गया, बैंक बैलेंस में से डिडक्ट हो गया, तो टोटल जो होगा, क्योंकि 28 56 होता है ना, तो 2,56,000 आएगा क्रेडिट में। इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है। और फिर नरेशन में क्या लिखेंगे, तो बिंग गुड्स परचेज्ड at the rate of 20% GST and amount paid by NEFT के थ्रू, paid through NEFT, by through NEFT। इस तरीके से लिख के और ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 12 तारीख को सोल्ड गुड्स टू आदित्य राय। तो आदित्य राय को गुड्स सेल किया
90,000 का गुड सेल किया एट द रेट ऑफ 20% जीएसटी। तो यहाँ पर ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्रेडिट कहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है करके भी तो नहीं बोला है ना। तो सोल्ड गुड्स टू आदित्य राय, तो यहाँ पे हमको लिखना है आदित्य राय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स है तो आउटपुट, तो ये जो सबका सब है ना रिसीव किससे होने वाला है, ये आदित्य से ही वसूली होने वाली है। तो यहाँ पर 12 तारीख को, क्योंकि एक बार देखो हीरो ने दे दिया परचेसिंग के टाइम पे, तो जब भी वो सेल करेगा तो उसको सामने वाला बंदा देगा टैक्स, और फिर वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर 12 तारीख को आदित्य रे, ये टोटल अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट टू, क्योंकि अब इसका अमाउंट मेरे को आपको दिखाना है कि भाई इनपुट आउटपुट सीजीएसटी, सॉरी नॉट इनपुट, इनपुट हम परचेसेस के समय पे यूज करते हैं, यहाँ पे हमको आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट, यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो अभी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे करना है। तो 90,000 पे, तो ये 12 तारीख का ट्रांजैक्शन है, तो 12 तारीख को 28% जीएसटी ऑन 90,000 इज इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 100 करना है, जीरोस गॉट कैंसिल, फिर ये 2 zeros एज इट इज लिख लो, 9 8 56, सॉरी 9 8 72, 9 8 72, कैरी ओवर 7, 9 2 18, 18 एंड 7 कितना होगा, तो 25, 18 एंड 7 25। तो यहाँ पे जो टोटल है 25,200 आया। अब हमें क्या करना है, इसका आउटपुट CGST इज इक्वल्स टू आउटपुट, दोनों इक्वल अमाउंट आने वाली है ना, आउटपुट SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, दैट मीन्स हाफ मल्टीप्लाई बाय 25,200, तो 2 1 2, फिर 2 2 4, कैरी यहाँ पे 1 लेफ्ट हो गया, 2 6 12 एंड 0 0, तो 12,600 ईच यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा हमको। यहाँ पे हम, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे सेल्स कितने का, तो 90,000 का सेल, उसके पीछे 12,600 रुपया, यहाँ पर आउटपुट CGST रिसीव होने वाला है हीरो एंटरप्राइजेस को, एंड 12,600 का आउटपुट SGST रिसीव होने वाला है। तो टोटल समअप करेंगे, मतलब 90,000 प्लस आप 25,200 करोगे, तो फिर आपको यहाँ पर 1,15,200, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है 1,15,200। टोटल ये इतना अमाउंट है ना आदित्य को देना होगा। नरेशन में लिखा जाएगा बिंग, यहाँ पर लिख देंगे हम कि भाई कितना, जितना हमको सेल करने पे, बिंग गुड सोल्ड टू आदित्य राय एट द रेट ऑफ, यहाँ पर 28% है, तो 28% GST। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे स्पेस आगे है नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे, तो ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट पेज पे नहीं ले सकते, इसको कंटिन्यूड यहाँ पे आप लिख दो, कंटिन्यूड, तो मतलब कंटिन्यूड और नेक्स्ट पेज हो गया आपका। फिर अब कितनी तारीख को, तो देखो यहाँ पर 15 तारीख को बोला है, 15 तारीख को कि पेड फॉर रेंट, रेंट के लिए पे किया 5,000
एंड सैलरी 18,000। तो हमको रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 तारीख को, 15 को हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। 15 को हम रिकॉर्ड करेंगे एंड लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सपेंसेस हो गए ना। यहाँ पे रेंट रिसीव की बात नहीं की है, पेड की बात की है। तो पेड किया मतलब पेमेंट किया है। तो यहाँ पर 5,000 रेंट का एंड 18,000 सैलरी का। तो पेमेंट, पेड वर्ड आएगा तो आपको फिर कैश को क्रेडिट में लिख देना। पेड वर्ड आता है तो जहां पर भी आपको पेड वर्ड आया ना, पेड मतलब पेमेंट, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, बैंक वर्ड यूज नहीं किया तो कैश पेमेंट किया है करके ही हमको कंसिडर करना है। तो 23,000 नरेशन में लिखेंगे बिंग रेंट एंड सैलरी पेड, रेंट एंड सैलरी पेड। ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे। अभी नेक्स्ट डेट तो 17 तारीख को यहाँ पर पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट। तो प्रोप्राइटर का हाउस रेंट बोले तो क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हो गया। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे 12,000 हम। यहाँ पर हम लिखेंगे 17 तारीख को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट 12,000। नरेशन में बिंग प्रोप्राइटर्स मतलब बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, तो घर का रेंट पे किया। बिजनेसमैन की तो पर्सनल यूज हो गया, इसीलिए ड्राइंग्स हो गया ये। अभी जो नेक्स्ट है उसमें हमें क्या बोला है, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखेंगे, बोला है कि सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेस्ड, आधे गुड्स है ना बेच दिए, परचेस्ड किए। कब परचेज किए, ऑन 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल को यहाँ पे जो परचेसिंग की है 9 अप्रैल को, वो आधे गुड्स बेच दिए एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट के ऊपर मतलब इस पर 20% प्रॉफिट ऐड किया एंड उसके बाद में एंड जीएसटी, क्योंकि बेचा है तो जीएसटी रिसीव होगा 28% का। तो पहले हमको 20% प्रॉफिट है ना निकालना पड़ेगा। पहले तो आधा करेंगे हम गुड्स को और हाफ करेंगे एंड फिर उसका 20% कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, और उसके बाद में उसके ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है एंड उसके बाद में हम है ना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 तारीख को कितने का परचेसिंग हुआ, तो 9 तारीख को है ना, 9 तारीख को हाफ गुड्स सोल्ड विच वॉज परचेस्ड ऑन, ये वर्किंग नोट के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, परचेस्ड। तो ये 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है, परचेस्ड ऑन 9 अप्रैल। तो यहाँ पर 9 अप्रैल को 2 लाख का गुड्स परचेज, 2 लाख का परचेसिंग किया था। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय हाफ करो तो 1 लाख हो गया। तो अब 1 लाख का गुड्स परचेज, 1 लाख का गुड्स सेल कर दिया, मतलब उसमें से 1 लाख का आपको इसका जीएसटी जो था ना वो सब इनमें कैलकुलेट नहीं मारना होगा, वो सब कैलकुलेट नहीं मारना होगा। कितने का गुड्स परचेस किया वो आपको लेना है। तो 2 लाख का गुड्स परचेस किया तो आधा हो गया 1 लाख। अभी 20% प्रॉफिट ऑन 1 लाख, तो 20% प्रॉफिट, पहले तो प्रॉफिट ऐड करो। 20% प्रॉफिट ऑन 1 लाख कितना होता है 20,000। तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं 20,000। तो टोटल कितना हो गया 1,20,000 का गुड्स मतलब बेचे। ये हुआ सेल्स, ये हो गया सेल्स, टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स भी नहीं बोलेंगे इसको, मतलब टोटल जो अमाउंट ऑफ सेल, टोटल अमाउंट ऑफ सेल, टोटल अमाउंट इन यहाँ पे अमाउंट
ऑफ सेल्स, मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट, राइट। फिर उसके बाद में ये इसके एक तरीके से इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट ऐड करने के बाद में इंक्लूडिंग प्रॉफिट हो गया ना, तो 1,20,000। अब इसके ऊपर है ना 28% का जीएसटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 28% जीएसटी ऑन 1,20,000 पे कैलकुलेट होगा, तो इज इक्वल्स टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 28/100। तो दीज 2 zeros गॉट कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर जो है अमाउंट है, जो अमाउंट आएगा वो, अभी ये 28 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या कर लेना है, 28 मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 12, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आपको 336 एंड ये 2 zeros तो एज इट इज आप लिखोगे तो 33,600। जो जीएसटी है वो 33,600 की जीएसटी हुई। अभी हाफ हो जाएगा एसजीएसटी और हाफ हो जाएगा सीजीएसटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट, इसके लिए हम आउटपुट वर्ड यूज करते हैं जब सेल के टाइम पे, तो आउटपुट CGST इज इक्वल्स टू आउटपुट SGST इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 33,600। तो यहाँ पर 2 1s are 2, 1 लेफ्ट, 2 यहाँ 2 6 are 12, 1 लेफ्ट, 2 8s are 16, 0 0, तो 16,800 आ जाएगा। तो ये आपको 16,800 ईच, एंड फिर आपका सेल्स का अमाउंट आपको इंक्लूड करना है 1,20,000, और आप टोटल करोगे 1,20,000 प्लस तो 33,600, तो 1,53,600 है ना। ये जो है वो किससे रिसीव होगा, तो ये रिसीव होगा कि भाई बेच दिया, यहाँ पे बंदे का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे बंदे का नाम नहीं दिया, इसका मतलब रोकड़ा रिसीव होगा, पर्सन का नाम ही नहीं दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, बोला कि सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन, तो इसका मतलब ये है ना किसी पर्सन का नाम नहीं कि किसको सेल किया, तो हम है ना यहाँ पे कैश करके इसको रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि बैंक का भी नाम नहीं दिया है कि भाई कौन बैंक बैलेंस, मतलब बैंक चेक रिसीव हुआ या क्या। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट जिसमें हम लिखेंगे 1,20,000 एंड टू आउटपुट CGST अकाउंट, तो 12,600, सॉरी नॉट 12,600, कितना हमने कैलकुलेट किया 16,800 लेना है हमको, 16,800, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, 16,800 हमको आउटपुट SGST, तो आउटपुट SGST अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बिंग, यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन %28 GST विच हाफ ऑफ द करके भी लिख सकते हैं, विच वॉज परचेज्ड ऑन 9th अप्रैल। यहाँ पे हाफ वर्ड भी यूज कर लीजिए, बिंग हाफ, क्योंकि आधा ही सेल किया ना, तो हाफ ऑफ भी प्लीज ऐड कर लीजिए, हाफ ऑफ गुड सोल्ड। ये 16 है, फिर 18 लिख दिया, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, ड्राई होने के बाद लिखते हो 16,800 लिखना है,
कंटिन्यू बोलते बोलते कभी कभी एरर हो जाती है। नाउ पेड वेजेस फॉर वेजेस ₹1,500, तो हमको वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना है यहाँ पे, क्योंकि वेजेस एक्सपेंसेस हो गया तो हमको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम वेजेस अकाउंट डेबिट यहाँ पर हम 25 तारीख को वेजेस अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट 1,500 टू कैश अकाउंट 1,500, नरेशन में बिंग वेजेस पेड। यहाँ पे ये 16, ये करेक्शन करना था ना, 16,800, और फिर जब आप इन सबका टोटल करोगे 1,20,000 एंड 16,800 तो कैश के यहाँ पे आपको 1,53,000, मतलब आप टोटल करने पे 1,53,600 अमाउंट आपको मिलेगा, तो ये कैश के यहाँ पे आ जाएगा। पेड हो गया, इसको सेपरेट कर देते हैं, ट्रांजेक्शन को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं। फिर देखो 25 तारीख को बोला है कि परचेज फर्नीचर 1,20,000 का फर्नीचर परचेज किया एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी। 12% की जीएसटी भी मतलब परचेज करने पे देनी पड़ रही है ना, इनपुट जीएसटी मतलब एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी हमको 6% एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। तो यहाँ पर हमको लिखना है भाई परचेसेस वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फर्नीचर एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखना है हमको। फर्नीचर खरीदा और उसके पीछे फिर टैक्स भी देना पड़ा, तो 25 तारीख को फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आरटीजीएस की बात कर ली तो ये सब बैंक के थ्रू ही होता है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब हमको कैलकुलेशन करनी है, तो फर्नीचर कितने का, 1,20,000 का, 1,80,000 का, 1,80,000 का फर्नीचर। अब उसके पीछे 12% का हमको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो तारीख 25 तारीख को 12% जीएसटी ऑन 1,80,000 is equals to 1,80,000 multiply by 12 upon 100, so these two zeros will get cancelled, and 18 multiply by 12 करेंगे तो 21,216 मतलब 216 and these two zeros, तो फिर आपका जो टोटल है वो यहाँ पर हो जाएगा 21,600 हो गया। अभी आपको क्या करना है, इनपुट CGST is equals to input SGST is equals to half multiply by 21,600, तो 10,800 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 ज़ा 2 एंड फिर 2 एक साथ ले रहे हो आप तो एक ज़ीरो डालना पड़ेगा, एंड 2 8 ज़ा 16 एंड 0 0, तो 10,800 ईच आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 10,800 एंड इन सबको जब सम अप करोगे टोटल करोगे तो फिर 2,01,600 सम अप करके देखना, 2,01,600 आपको मिलेगा। नरेशन में लिखेंगे बिंग, यहाँ पर फर्नीचर परचेज्ड and 12% GST paid and payment made
एंड पेमेंट मेड बाय RTGS। इस तरीके से लिख लेना है। अभी नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पर सोल्ड एन ओल्ड फर्नीचर सेल किया 20,000 का फॉर 12,000। तो 20,000 का फर्नीचर 12,000 में बेच रहे, तो मतलब क्लियर कट यहाँ पे पता है कि 8,000 का नुकसान हो रहा है। 8,000 का नुकसान हो रहा है, बिजनेस से फर्नीचर बाहर जा रहा है। बिजनेस से कितने का फर्नीचर बाहर जा रहा है? तो 20,000 का। तो यहाँ पे सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे। और हमें ना फर्नीचर को हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब जब फर्नीचर बिजनेस में आता है तो डेबिट में लिखते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन। अब फर्नीचर मतलब ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे, जर्नलाइज करेंगे ट्रांजेक्शन को, मतलब तो 28 तारीख को हमको लिखना होगा भाई रोकड़ा कितना आया, बेचा तो रोकड़ा आया। और लॉस यहाँ पर हो रहा है, वो बोल रहा है क्लियर करके भाई लॉस, क्योंकि 8,000 का लॉस हो रहा है तो वो हमको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल। आपको क्या लिखना होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचने पे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर फर्नीचर को हमको क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्योंकि अब है ना हमारा फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। कितने का फर्नीचर? तो 20,000 का फर्नीचर। और रिसीव कितना हो रहा है? 12,000 रिसीव हो रहा है। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, मैं यहाँ पे पेंसिल से इसको सर्कल कर रही हूँ, इसको हम लॉस करके रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि तो नुकसान हो गया और लॉस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखा। नरेशन में लिखेंगे बिंग एन ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर ही बेचा है ना, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड नाउ। लास्ट ट्रांजेक्शन है 31 तारीख को, सोल्ड शेयर्स बेच दिए। शेयर्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हो गया। शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट है, ये इसका शेयर्स का काम नहीं है हीरो एंटरप्राइजेस का। इसने अपने शेयर्स बेचे, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के अंदर। तो इसने शेयर्स बेचे 10,000 के फॉर 15,000, मतलब 15,000 में बेचे। तो मतलब इसके बैंक में जो बैलेंस आया वो 15,000 आया, उसने 15,000 रिसीव किया, बैंक में 15,000 आया मतलब। तो बैंक यहाँ, क्योंकि यहाँ पे चेक वर्ड यूज किया, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, तो बैंक में 15,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी? 10,000 की। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा 5,000 का। तो उसको हमको प्रॉफिट को क्रेडिट में, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे लॉस को हमने डेबिट में, जस्ट है ना 28 तारीख की एंट्री को हमने लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड किया, तो अब प्रॉफिट को हमें ना क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? तो 15,000। और इन्वेस्टमेंट कितने का था? तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट बिक गया। ये इन्वेस्टमेंट जो किया था, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख दो शेयर्स, ये शेयर्स थे वो बेच दिए। तो 10,000 को क्रेडिट में टू, अभी ये जो डिफरेंस है, कितने के शेयर्स थे? तो 10,000 के। अभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब इसको मैं ना सर्कल यहाँ पे पेंसिल से पर्पसली आप लोगों को ये समझ के लिए कर रही हूँ। तो ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट करके रिकॉर्ड करना है हमको, प्रॉफिट। तो इसके लिए कोई बोलेगा नहीं, आपको समझना है कि ये डिफरेंस मतलब क्या है। तो प्रॉफिट है कि लॉस है, ये आपको समझ के लेना है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इनकम को और प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी नरेशन में लिखेंगे बिंग शेयर्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड गेन्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन हुआ ना, तो गेन प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको पूरा से करना है। तो ये आपका जो
जर्नल एंट्रीज है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 आपको चाहिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। और अभी आपको क्या करना है, डेबिट का सारा टोटल करना है। तो डेबिट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप, लेकिन है ना वीडियोस को देख के समझ के और फिर सम्स को कीजिए। तो टोटल जब आप पूरा सम अप करोगे, आप खुद से टोटल करके देखना, तो लास्ट में आपको टोटल करना है। तो जब आप टोटल करेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल सेम आएगा, और जो अमाउंट आना चाहिए आपका वो मैं आपको अमाउंट दे देती हूँ, लेकिन आपको टोटल करके देखना है 13,30,900 टोटल आपका आएगा 13,30,900। तो इस तरीके से आपको सम करना है। तो वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।